सर्व समाज द्वारा 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान को समर्पित करते हुए वृहद पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने समन्वय सेवा केंद्र आदि शंकराचार्य चौक में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने कहा कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो बैठक आयोजित की गई है उसमें सभी समाजों से मातृशक्ति युवाओं की सहभागिता को इसका प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हरियाली अमावस्या के दिवस पर 3 पेड़ लगाने का कार्य हम सभी को करना चाहिए। उसमें एक पेड़ धरती माँ के लिए, एक पेड़ गौ माता के लिए और एक पेड़ अपनी जननी माँ के लिए लगाना चाहिए। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है तो हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए और आज जब ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सर्व समाज ने तय किया है कि एक पौधा मां के नाम अभियान का हिस्सा बनते हुए वृहद पौधारोपण कार्यक्रम हरियाली अमावस्या के दिन 4 अगस्त को भृगु आश्रम रोड लम्हेटा घाट में किया जाएगा। इस मौके पर समरसता सेवा संगठन द्वारा 20 अगस्त को आयोजित होने वाले कजलिया महोत्सव के बारे में भी चर्चा की गई। जिस देश की पहचान धर्म के आधार पर बनी हो उस देश को आप धर्मनिरपेक्ष कैसे बना सकते हैं? और अगर धर्मनिरपेक्ष बनाने की दिशा में काम चला भी होगा कुछ लोगों का, तो आज स्थिति ये बन गई है कि समरसता सेवा संगठन के माध्यम से हम समाज को फिर से संगठित करने का काम कर रहे हैं कि हमें समाज को जोड़ना है, समाज के एक को संगठन में लाना है। और इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आएंगी। कहीं खान पान की कठिनाई आएगी, कहीं जाति बिरादरी की कठिनाई आएगी, कहीं उठने बैठने की कठिनाई आएगी, कहीं कहीं विचारों की न्यूनता संकीर्णता की कठिनाई भी आ सकती है। और इस सब के बीच में ही हमको सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करना है। इस कार्यक्रम और इस संगठन के माध्यम से पूरे जबलपुर के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन और उन सामाजिक संगठनों के जितने महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, किसी विशेष समाज से जुड़े हुए कोई त्योहार हो या जो पिछले अनेक वर्षों से हमारे जबलपुर की जो अत्यंत रिच परंपरा है, अत्यंत उज्जवल परंपरा है, उसका निर्वाह करते हुए और ऐसे कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को एकत्रित लाकर एक दूसरे के बारे में जानने की प्रेरणा देना और एक दूसरे का सम्मान करना। तो इसके 2 भव्य कार्यक्रम, एक तो होली जो हम जानते हैं कि समरसता का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और दूसरा कजलियाँ। तो इसके भाव से जो आत्मीयता प्रेम जागृत होता है वो अद्वितीय होता है। प्रकृति के संरक्षण में संवर्धन का संदेश देती संस्कार कांवड़ यात्रा गौरी घाट से कैलाश धाम 29 जुलाई सोमवार को निकाली जाएगी। आयोजक मंडल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में शामिल रहेंगे। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग जबलपुर पहुंच रहे हैं। नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार की अगुवाई में ये कांवड़ यात्रा पूरी उत्साह के साथ निकाली जाएगी। कांवड़ियों के एक हाथ में नर्मदा जल का कलश और दूसरे हाथ में देव वृक्ष रहेंगे। संस्कार धानी की धार्मिक पहचान बन चुकी संस्कार कांवड़ यात्रा के आयोजकों का कहना है कि ईश्वर सगुण उपासना और प्रकृति प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाना ही उनका मकसद है। ये कावड़ इसलिए विश्वविख्यात हुई है कि इस कावड़ में हमने कहा ना, बार बार उस शब्द को कहते हैं कि ये भविष्य को बचाने की और प्रकृति को सजाने की यात्रा है। तो इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, तो विश्व के मानस पटल पे इस यात्रा ने गुंजाइश और जगह बनाई है, वो प्रकृति प्रेम के कारण बनाई है। और कैलाश धाम की वो सद पर्वत श्रृंखला जो है इस बात का उदाहरण है कि आप आंखों से देखिए, जब पौधा लगाने की बात हो रही है तो वहां पे तो ये समिति उस संत के सानिध्य में वन बना चुकी। संस्कार कांवड़ यात्रा आयोजक मंडल ने बताया कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए कैबिनेट स्तर के कई मंत्री संस्कार धानी पहुंचने वाले हैं। साथ ही कई राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे।
निजी स्कूल संचालकों की मोनोपोली पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा पहले पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और उसके बाद अब गोहलपुर स्थित रेडीमेड क्लस्टर में गणवेश मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों के हाथों कराया गया। इस मेले में 20 से ज्यादा रेडीमेड कपड़ों की दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और डिस्काउंट के साथ स्कूल यूनिफॉर्म का विक्रय किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि ये मेला अब हर वर्ष लगाया जाएगा। इस मेले के जरिए अभिभावकों को राहत मिलेगी, उन्हें यूनिफॉर्म के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही यूनिफॉर्म के मूल्य पर भी जिला प्रशासन की नजर रहेगी। जबलपुर अकेले जिले में 2.5 लाख बच्चे थोड़े 2 लाख बच्चे जो है मान लें कि लगभग 4 लाख बच्चे 4 लाख बच्चों में से कई सारे बच्चों को यूनिफॉर्म चाहिए, बैग चाहिए, जूते चाहिए, मोजे चाहिए और मानने के लिए 3,000-4,000 रुपये के खर्चा होगा। तो ये खर्चा तो मिला अभी इसमें करीब 17-18 व्यापारी शामिल हुए हैं और ये एक इनिशियल स्टेज पर प्रयास है। ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लर्निंग्स रहेंगी इसकी। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इससे फ़ायदे में रहेंगे। मूल उद्देश्य केवल ये है, 2 तरह का है। एक तो ये है कि जो स्कूलों में यूनिफॉर्म चल रही हैं उन यूनिफॉर्म्स को हम जो है एक दफ़े रैशनलाइज कर पाएँ, उनको देख पाएँ कि किस तरह की यूनिफॉर्म्स हैं और क्या उनमें कुछ ऐसे करने की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे कि यूनिफॉर्म के मामले में मोनोपोली ख़त्म हो। दूसरा एक अभिभावकों को जो है यूनिफॉर्म कॉम्पिटिटिव रेट पे किसी एक जगह पे मिल सके। कमीशन खोरी इसमें स्कूलों के ऑब्वियसली मोनोपोली रहती है तो कमीशन खोरी रहती है, कीमत बढ़ती है, मनमाने दामों पे बिकती है। यदि मेला लगेगा, यूनिफॉर्म्स की संख्या कम रहेगी, टाइप्स कम रहेंगे, मोनोपोली ख़त्म होगी, अच्छी दरों पे मिलेगी। शिक्षा को जिन स्कूलों में व्यवसाय बनाया उन पर नकेल कलेक्टर साहब और प्रशासन ने कसी। उसके बाद पुस्तक मेले के माध्यम से उन पुस्तक विक्रेताओं पर नकेल कसी गई जो ऊट पटांग रेट और नकली पुस्तकें बेचकर भ्रमित कर रहे थे, लोगों से लूट खसोट कर रहे थे। उसके बाद फिर गणवेश मेले के माध्यम से अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर साहब और मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह जो अनूठी पहल की गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह जबलपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मार्गदर्शक रहेगी हम सबके लिए और लोगों को इससे राहत मिलेगी। बहरहाल मेले को मिलने वाली सफलता इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह के आयोजन के पीछे कलेक्टर दीपक सक्सेना की मंशा बिल्कुल साफ है कि महंगी होती निजी शिक्षा व्यवस्था के बीच अभिभावकों को राहत पहुंचाई जाए और उन्हें लुटने से बचाया जाए, और इस प्रयास में वे सफल होते भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद द्वारा कार्यक्रम व्यंग प्रसंग का आयोजन किया गया। आगा चौक के पास स्थित एक निजी कॉलेज में व्यंग विधा से जुड़े लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसमें संस्कारधानी के व्यंगकार स्वर्गीय रास बिहारी पांडे की व्यंग कृतियों पर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों ने बताया कि समाज की विसंगतियों पर प्रबल प्रहार करने की समर्थ व्यंग लेखों में होती है और इसका दीर्घकालिक परिणाम भी देखने को मिलता है। यदि व्यंग्यकार भाषा और परिस्थितियों की गहरी समझ रखता है तो उसके लेखन में समाज की समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान का रूप स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। रास बिहारी पांडे की रचनाएं आज भी समाज को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। मंगल बेला में देवी जी सरस्वती से ब्याह हुआ, घर में आई लक्ष्मी सबके हृदय हर्ष उल्लास हुआ। इंद्रनाथ सिंगौद ग्राम में शिक्षक का पदभार लिया, शिक्षा देने में ही उन्होंने पूरा जीवन वार दिया। संस्कारधानी नहीं देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार पंडित रास बिहारी पांडे जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज व्यंग प्रसंग संदर्भ के अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यंग विधा जो कि परसाई जी के नाम से जानी जाती है, उस परंपरा को का निर्वहन पंडित रास बिहारी पांडे ने जिस तरह से अपनी 7 पुस्तकों के माध्यम से किया है, वे 7 पुस्तकें निरंतर आज भी व्यंग्य साहित्य की विधा में एक मील का पत्थर बनी हुई हैं। विभिन्न जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनको, उनकी विद्रूपताओं को उन्होंने जिस तरह से बारीकी से पूरी सरलता के साथ उन रचनाओं में इन विकृतियों को जो उभारा है,
वो निश्चित रूप से आज भी व्यंग विधा की परिपाटी बनी हुई है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करना और व्यंग विधा की गहन जानकारियां प्रदान करना रहा, ताकि समाज में व्यंगकारों की उपस्थिति लगातार बनी रहे। जबलपुर जिले में मानसून का सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश का क्रम जारी है। शुक्रवार की रात और शनिवार को सुबह जिले में बारिश हुई। ऐसे में कई इलाके फिर से जलमग्न हो गए। लोगों के घरों, सड़कों और गली मोहल्लों में बारिश का पानी भर गया। गंगानगर गढ़ा में बारिश के चलते अब भी हालात सुधरे नहीं हैं। सड़कों और घरों में बारिश का पानी भर रहा है। कीचड़ और पानी के कारण लोगों का सड़क से निकलना मुश्किल है। गंगानगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जब जल प्लावन की स्थिति बनी थी, तब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इलाके का दौरा किया था और जल्द ही नाले नालियों की सफाई करने और अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। ऐसे में हालात ये हैं, जरा सी बारिश होते ही इलाके के घरों में बारिश का पानी भर रहा है। सड़कों और जल प्लावन की स्थिति निर्मित हो रही है और जनता परेशान है। पूरे घर में पानी भरा है, पूरा इस पार से उस पार जा रहा है पानी, उस पार से इस पार पूरे 6 कमरे भरे हुए, पूरी गंदगी अंदर जा रही है और वहाँ से गंदगी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान, पानी से परेशान हैं हम लोग। पूरा जल प्लावन यहीं हो रहा है, पूरा पानी वहाँ का सीवर लाइन का काम भी पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद भी पानी पूरा यहाँ भर रहा है घरों के अंदर, कॉलोनी में मतलब पानी भर रहा है। यहाँ कोई मतलब किसी का घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसके घर में पानी न भर रहा है। पिछले बार मंत्री जी भी आए रहे, उन्होंने भी जायजा लिया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। घरों में अभी भी घर जाके अंदर जाके देखिए आप, घरों में पूरा पानी भरा हुआ है। क्या चाहते आप लोग? क्या चाहते? ये चाहते भाई जल प्लावन की स्थिति ना बने, भाई नाला बन जाए, अच्छा खुल जाए, पूरा प्लाट में पानी भरा हुआ, आगे चल के नाला खुल जाए तो पानी निकल जाए। लोगों को निकासी नहीं हो पा रही है, दिक्कत होती है। आधा घंटे पानी में स्थिति हो जाती है। अभी 2-3 दिन झड़ लगी रही, लोगों घर में पानी भरा रहा, कोई देखने नहीं आया कोई। पिछले बार राकेश सिंह जी आए रहे, देखे, उन्होंने 2-2, 3-3 फुट पानी में खुद फोटो खिंचवा लिया, कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने। आपका शुभ नाम? 1 महीना पप्पू ने। इसी तरह धन्वंतरी नगर, भूकंप कॉलोनी, परसवाड़ा, लाल बिल्डिंग और नवनिवेश कॉलोनी में अब भी जल भराव के हालात हैं। ऐसे में यहाँ भी लोगों को बेहद परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड ने गलत तरीके से यहाँ प्लाटिंग की, जिससे पानी निकासी की जगह पर अतिक्रमण हो गया और अब जरा सी बारिश होते ही आसपास की कई कॉलोनियाँ जलमग्न होने लगी हैं और लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। डी सेक्टर में बरसों से जल प्लावन की समस्या रही है और कल रात हुई बारिश के उपरांत फिर से डी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही जल प्लावन की स्थिति बनी, जिससे घरों में पानी भर गया। और ऐसे ही कुछ हालात महाराणा प्रताप वार्ड, धन्वंतरी नगर के भूकंप कॉलोनी में भी निर्मित होते हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा रहता है। का मकानों का लेवल भी कभी नहीं उठाया गया, ना ही पलटकर भूखंड बेचने के बाद हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के द्वारा देखा गया, जिसके कारण आज पूरा महाराणा प्रताप वार्ड परेशान रहता है और जरा सी बरसात होने के कारण ये पूरा जनजीवन प्रभावित करता है और आम जनमानस पूरा अस्त व्यस्त जनजीवन उसका होता है। रात की बारिश लोगों के दिन का चैन छीन रही है। अधिकांश स्थानों पर होने वाले जल भराव की वजह अतिक्रमण है। समय रहते यदि नाले नालियों पर से अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो आने वाले दिनों में इस तरह की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। कलचुरी समाज की महिलाओं के सामाजिक संगठन कलचुरी महिला मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए शनिवार को चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में महिला मंडल की सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया और इन पदों के लिए मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजी राय, महामंत्री के पद पर सुनैना जायसवाल और कोषाध्यक्ष के पद पर अंशु चौकसे के नामों की घोषणा की गई। तीनों नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज की महिलाओं को संगठित करने, सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही। मैं महिला मंडल की राजी राय, जो अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये 3 साल अच्छे से सेवा कर सकूं
और जिस तरीके से 3 साल में रेखा चौकसे जी दीदी ने अच्छे से निभाया है और ये क्लब माने कलचुरी महिला मंडल को लेके चला है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके जैसे मैं भी लेके चलूं और कोई लेडीज़ों को शिकायत का मौका ना दूं। इस वर्ष जो चुनाव हुआ है उसमें कलचुरी महिला मंडल में मुझे कोषाध्यक्ष का पद मिला है। महिला मंडल के कोष का अच्छे से ध्यान रख के अपने कर्तव्य का निर्वाहन करूंगी। आज कलचुरी महिला मंडल का चुनाव हुआ गया, जिसमें मुझे महामंत्री के पद पे सभी मेरी बहनों ने और बड़ों के आशीर्वाद से मैं आज चुनी गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे आज दायित्व मिला है मैं उसको अच्छे से निर्वहन करूँ। इस दौरान महिला मंडल की पदाधिकारियों और सभी सदस्यों ने समाज सेवा के कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश के होमगार्ड डीजी अरविंद कुमार शनिवार को जबलपुर के दौरे पर आए। यहां उन्होंने मंगेली स्थित होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके पूर्व डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार ने दरीखाना स्थित होमगार्ड के कार्यालय का निरीक्षण किया और उसके बाद वो होमगार्ड और सिविल डिफेंस के मुख्यालय भी पहुंचे। जबलपुर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में बाढ़ का पैटर्न बदला है। पिछले कुछ सालों में बाढ़ का जोर मालवा और उसके आसपास के इलाकों में रहता था, लेकिन इस वर्ष जबलपुर के कुछ हिस्सों कटनी, बालाघाट, सागर जैसे जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो इन इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि जिला प्रशासन और एनडीआरएफ और अन्य विभागों के साथ समन्वय बना रहे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से भी चर्चा की है। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एसडीआरएफ की समस्याएं देखने को मिली हैं, जिसे हल करने मुख्यालय स्तर से पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन होमगार्ड में बल की बेहद कमी है। होमगार्ड का कुआं खाली हो गया है। होमगार्ड सैनिक ही एसडीआरएफ में शामिल होते हैं। ऐसे में इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्षों की से थोड़ा भिन्न अभी तक बाढ़ का पैटर्न है। पहले मालवा में जो नर्मदा जी उधर रहती हैं उस तरफ ज़्यादा जोर रहता था, इस बार थोड़ा इधर ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप रहा है। सिवनी, बालाघाट, कटनी विशेष तौर पे, इवन जबलपुर के भी कुछ क्षेत्रों में ये ऐसी सूचनाएं हुई। तो इसलिए मैं यहाँ आया ये देखने के लिए कि एक तो समन्वय जिला प्रशासन से और हमारा, दूसरा एनडीआरएफ से समन्वय, हमारी तैयारी की समीक्षा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर से आज मैंने भेंट की सुबह, उनसे उनके इश्यूज़ पूछे, उनको अपनी बातें बताईं और तो कुल मिला के एसडीआरएफ की विशेष तौर पे कुछ दिक्कतें मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली। जबलपुर एक बहुत बड़ा संभाग है, तो जितनी हम नफरी यहाँ चाहते हैं उपलब्ध होनी चाहिए, किन्हीं कारणों से अभी वो नहीं है। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि पहले की नफरी को ठीक किया जाए ताकि अपना क्षेत्राधिकार में ये सक्षम हो सकें। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ नज़र आई हैं वो बताया मैंने, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। तो जो मैन पावर की विशेष रूप से दिक्कत आएगी उसको मैं मुख्यालय लौट के सबसे पहले तो उसको संबोधित करना है। संसाधनों के बारे में मैं फिर कहूँगा हमारे को कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए होमगार्ड और एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। 150 जवानों को रायगढ़ में इंडियन रेस्क्यू एकेडमी में ट्रेनिंग भी कराई गई है। अब हमने प्रशिक्षण को भी उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी हमने 150 अपने कर्मियों को इंडियन रेस्क्यू एकेडमी पूना के पास है एक जगह रायगढ़ ज़िले में, वहाँ उनको 40 दिन का प्रशिक्षण दिलाया और उसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे हैं। तो हमारे लड़के इस चुनौती से डील करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इस दौरान डीआईजी होमगार्ड विशद तिवारी, डिविजनल कमांडेंट आशीष खरे सहित होमगार्ड के अन्य अधिकारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
गंगानगर नवनिवेश कॉलोनी की खस्ताहाल सड़कों से आमजन परेशान है। बारिश के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि गड्ढों में तब्दील सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो जाती है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि सीवर लाइन का काम अधूरा है, जिसके चलते सड़कें खुदी हुई हैं। अब तो ये आलम है कि पैदल चलने और वाहन चलाने के लिए गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। बरसात में इन गड्ढों की वजह से लोग दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे रास्ते से निकलने में बहुत दिक्कत जाती है। उस ऊपर से थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी रोड में पानी भर जाता है। यहाँ पे सीवर लाइन का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा सड़क का काम जो चालू हुआ था वो भी फिर से तोड़ दी गई है। नगर निगम इतनी लापरवाही कर रहा है, रोज़ गाड़ियाँ फंसती हैं यहाँ पे, कोई साइकिल वाले बच्चे गिरते हैं, कहीं कुछ होता है, इतनी समस्या आ रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सीवर लाइन का काम चालू हुआ था, पूरी रोडें ख़राब हो गई हैं, पूरे गड्ढे खोद दिए जगह वही जगह, पूरी रोडें ख़राब है, पानी भर रहा है, बहुत परेशानी जा रही, घरों में पानी भर रहा है। यहाँ पे हमारे नवनिवेश कॉलोनी में पहले ये रोड पे गड्ढा है, गड्ढे में अनबैलेंस होकर बच्चे भी, जैसे स्कूल हम लोग लेने आते हैं तो बच्चे अनबैलेंस में गिर जाते हैं तो उनको चोट आ जाती है। पहला कारण जो है। दूसरा कारण जो है, जो नवनिवेश कॉलोनी का जो पुल बना है, पुल से जो पानी रटन जो है घरों में आता है, तो वो उसकी गहराई मांगता हूँ मैं। रोडों में पानी भरा हुआ, गड्ढे भरे, हम लोग की तो वैनों के पहिए तक कभी कभी फंस जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पानी की निकासी नहीं है, सबसे मेन है पानी की निकासी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सरकार प्रशासन यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी रोडें बन जाए। अच्छी से अच्छी सरकार बनी हुई है वैसे भी, तो अच्छा से अच्छा काम हो जाए। क्षेत्रीय जनों ने सड़क का निर्माण कार्य करवाकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुहागी क्षेत्र में छापा मारकर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का नमकीन जब्त किया है। नमकीन बाजार में बेचा जाता उसके पहले ही नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी का चालान कर दिया और जब्त नमकीन को कठौना प्लांट भेजकर उसका विनिष्टीकरण कराया गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि एक्सपायरी डेट का नमकीन लोगों को खिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता, उससे पहले ही कार्रवाई करते हुए गफलतबाजी पर विराम लगा दिया गया। मखीजा जी हैं, इनके यहाँ ये नमकीन मिला है जिसकी डेट निकल गई है, तो इन्होंने बोला भैया जब्त कर इसको, कहीं शिफ्ट करवा दो, तो इसको प्लांट भेजा जा रहा है नमकीन को। इनका चालान किया गया। कितना करीब इनका? 2000 रुपये स्पॉट चालान किया है इनका। वहीं व्यापारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कंपनी की गलती के कारण उसे परेशानी उठानी पड़ी, अन्यथा चालान की नौबत नहीं आती। राजनांदगांव से सुरभि नमकीन वालों के यहाँ से माल लिया था। माल आने के बाद उनने कंपनी वालों ने नहीं भेजा, माल बिकवाया नहीं। इस बीच एक्सपायरी हो गया माल, तो यहाँ से नगर निगम वाले आए, जब्ती बना के कठौंदा प्लांट भिजवा दिया गया। 6-7 लाख रुपए का माल था। कार्रवाई के चलते गोदाम के सामने देर तक मजमा लगा रहा। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ब्लैक फिल्म लगे 4 पहिया वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध यातायात और थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग चौराहों और मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों में लगी काली फिल्म को निकालने और चालानी कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। छोटी लाइन, फाटक आदि शंकराचार्य चौक पर यातायात विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म को निकालने की कार्रवाई की। डीएसपी यातायात बैजनाथ प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 2 दिनों में इस अभियान के तहत 300 से ज़्यादा 4 पहिया वाहनों से ब्लैक फिल्म निकाली गई है और चालानी कार्रवाई की गई है। ब्लैक फिल्म, अमानक नंबर और बिना नंबर के वाहन और ऐसे संदिग्ध वाहन जिसमें 3 सवारी हैं, छोटे बच्चे हैं जो संदिग्ध हैं, उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। और जो 8 से 11 तक पूरे जिले में सघन चेकिंग। कल 224 वाहनों के खिलाफ ब्लैक फिल्म लगी थी, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आज भी लगभग 100 से 150 के वाहन तकरीबन हो गए होंगे जो काली फिल्म लगा के चल रहे थे, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान वाहन चालकों को समझाइश दी कि वाहनों में ब्लैक फिल्म का उपयोग ना करें।
चेन स्नेचर्स एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई है कचपुरा ब्रिज के पास, जब दोपहिया वाहन पर जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने लूट कर ली। आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। चेन स्नेचिंग की इस घटना के बाद पीड़ित दंपत्ति ने संजीवनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बेदी नगर में रहने वाले राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि वो बलदेव बाग से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान उनका पीछा कर रहे बाइक सवार लुटेरों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीन लिया। बलदेव बाग से हम लोग अपने घर बेदी नगर जा रहे थे, तो MR4 से हम लोग आ रहे थे और यहाँ कचपुरा ब्रिज से चढ़ के नीचे उतर रहे थे, तो 3 लड़के बाइक पे आए और हमारे रॉन्ग साइड से किनारे में घुसने लगे और वहाँ थोड़ा पानी बारिश हो रही थी। उन्हें हमारी पत्नी के गले से मंगलसूत्र झपट के छुड़ा के एकदम से भाग गए। संजीवनी नगर थाना प्रभारी ने बताया कि चेन स्नेचर्स की तलाश की जा रही है। महिला पुरुष जो हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे थे कचपुरा ब्रिज के ऊपर से, तो उसी समय पर अज्ञात बाइक सवार ने उनके जो चेन मंगलसूत्र था उसको खींच करके ले गए हैं। 3 लोग थे, उनके द्वारा बताया गया कि जैसे वो उनको लगा कि वो उनको क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो की, उसी का फ़ायदा उठा करके वो उनसे चेन स्ट्रेचिंग करके चले गए हैं। हालांकि पुलिस तत्काल रवाना है, सारी जल्दी से जल्दी चोर पकड़े जाएंगे उसके लिए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। गुरंदी में रहने वाले श्याम सोनकर और उनके परिवार ने SP कार्यालय पहुंचकर एडिशनल SP को शिकायत दी है कि उनके पड़ोसी राजेश, वासु, राकेश स्वामी और अमीर चंद सोनकर के द्वारा उनके नाबालिग बच्चों के साथ रॉड एवं डंडे से मारपीट की है, जिसकी शिकायत बेलबाग थाने में की गई, लेकिन वहां से उचित कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मारपीट के CCTV फुटेज भी पुलिस को दिए गए थे। ये बासु सोनकर गाय को रोटी खिलाने के लिए गाय को अंदर लाया, तो गाय उचक उचक के यहाँ वहाँ हुई, तो लड़की ने बोला सिया सोनकर ने कि क्यों भाई आप गाय यहाँ लेके अंदर क्यों आए हो और अलग करो इसको, जिनका है उनको। तो वो मतलब ज़्यादा का, तो लड़की बोली चले हाथ निकाल गाड़ी को बाहर। तो इसने क्या किया, लड़की की कॉलर पकड़ लिया और सीने में ठूसा मारा लड़की को। मैं 12 साल की लड़की 13 साल की, उसको ठूसे मारा, गंदी गाली दिया और राड निकाल के ले आया। और मेरा लड़का बचाने आया तो वो नाबालिग लड़का हमारा 14 साल का 9वीं पढ़ता है, उसको भी मारा। बीच बचाव करने आया अपनी बहन को, तो उसको भी मार के और उसको भी घसीटते हुए बाहर दुकान के लेके गया और वहाँ पे मारा। फिर उसके बाद राजेश सोनकर आ गया, राकेश आ गया, अमीर चंद आ गया, स्वामी आ गया और बासु, इन लोगों ने मिलकर बहुत घर में तोड़ फोड़ करी। मैंने बेलबाग थाने में रिपोर्ट करी, मगर उन्होंने कहा ये तुम्हारा घरेलू मामला है। आए दिन लड़ाई लेते हैं, गाली देते हैं, उचित कार्रवाई किए, उनका निकलना बंद करें, उनका अलग से दरवाजा है, वहाँ से निकले। हमारी नाबालिग लड़कियों को बहुत गाली देता है। स्वामी सोनकर वहाँ रहता है, दूसरी जगह आता है यहाँ पे। एडिशनल SP सोनाक्षी सक्सेना ने बताया कि इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बेलबाग थाना क्षेत्र के बारे में एक बात आई थी कि कुछ घर में आसपास में लोग रहते हैं के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, जिसके आपने गेट को एंट्री को लेके कि कहाँ से आने जाने के बाद में, तो उसमें विवाद चल रहा है। तो इसी बात को चलते उन्होंने एक आवेदन थाने पे दिया है और उसको देखते जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। जो मारपीट वगैरह का मैटर है उसमें FIR हो चुकी है, पर आगे कुछ भी अगर और कार्रवाई होगी तो उसमें की जाएगी। बहरहाल बेलबाग पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर में मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले फिर सक्रिय हो गए हैं। पनागर पुलिस ने मोबाइल के माध्यम से सट्टा खिला रहे सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनसे 8,000 रुपए और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पनागर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बरझाई तिराहे पर टायर की दुकान के पास गुरु नानक वार्ड पनागर निवासी दिलीप कुकरेजा नामक एक युवक मोबाइल पर ग्रैंड ID के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा बुक कर रहा था, जिसे क्राइम ब्रांच और पनागर पुलिस ने पकड़ा और उससे मोबाइल और 4,000 रुपए जब्त किए। पूछताछ में दिलीप ने बताया कि उसे चंद्रेश केवट के द्वारा ID प्रदान की गई थी और उसे सट्टा बुक करने के लिए चंद्रेश 300 रुपए मजदूरी देता था।
पुलिस द्वारा चंद्रेश के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिलीप कुकरेजा नाम का व्यक्ति T20 महिला की जो खेल हो रहा है क्रिकेट, उसमें सट्टे का दांव लगा करके और खेल रहा है। वो इनके पास से सर वो जब्ती भी हुई है। उसके पास से एक मोबाइल और 4,000 रुपये नगद जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने सचिन ढाबा के पास दबिश देकर मोबाइल पर अंक लिखकर सट्टा खिला रहे मौज कोरी को गिरफ्तार किया। उससे 2 मोबाइल और 4,200 रुपये जब्त किए। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वो सचिन राय के कहने पर 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर सट्टा खिला रहा था। पुलिस द्वारा दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और फरार सचिन राय को पुलिस तलाश कर रही है। पनागर के जलगांव ग्राम में बीते दिनों श्वान के भौंकने को लेकर हुए विवाद के चलते गांव के रामवरण भूमिया नामक व्यक्ति की डंडे से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस ने संध्या यादव, उसके पुत्र सचिन यादव और राजकुमार यादव सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, लेकिन 2 आरोपी राहुल यादव और अरुण यादव घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों राहुल यादव और अरुण यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर पनागर पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए डंडे की बरामदगी की है। कुछ दिन पहले अभी जलगांव में रामवरण भूमिया की हत्या हुई थी, जिसमें हमने तत्काल 3 आरोपियों को पकड़ करके गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेजा था। शेष 2 आरोपी अरुण यादव और राहुल यादव फरार थे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपने ग्राम छतरपुर के पास वो आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जा करके और उनकी घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार किया है और जिस डंडे से उन्हें मारा था उसे जब्त किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, राहुल यादव में पहले से भी कुछ अपराध थे? हाँ, राहुल यादव हमारे यहाँ का गुंडा बदमाश है और पूर्व से ही उसके खिलाफ कई अपराध हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी राहुल यादव आदतन अपराधी है। पूर्व से भी उसके विरुद्ध थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की है और मामले की विवेचना की जा रही है।